स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बनाऊंगा उसका, ठीक है ना। मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं उसके अंदर ही मुझे फ़ोल्डर बनाना है। किसी भी क्लाइंट का काम करता हूँ तो उसका फ़ोल्डर एक बनाता हूँ ताकि उसके रिलेटेड जितनी भी कम्युनिकेशन हो वो उस फोल्डर के अंदर हो। ये एक मैंने सैम्पल प्रपोजल कहीं से उठा लिया था अपना पुराना दूसरे क्लाइंट का, ठीक है ना। इसका होगा AWS नहीं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक और काम करना है, यहाँ पे मुझे एक शीट बनानी है जो कि है एक्सेल की शीट। क्यों बनानी है भाई? क्योंकि हमें 3 काम करने हैं। क्लाइंट ने कहा पहले मुझे तुम प्राइस निकाल के दो कि AWS गूगल पे खर्चा आएगा कितना मेरा, कंपैरिजन करवाओ मुझे। वो मैं कंपैरिजन इनको यहाँ करवाऊंगा। कंपैरिजन के साथ साथ उसने मुझे कहा कि भाई मेरा मुझे प्रपोजल दो जिसके अंदर कितना टाइम लगेगा, क्या क्या खर्चा आएगा, मंथली सपोर्ट क्या होगी, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट क्या होगी, और तीसरा मुझे डायग्राम देना है यहाँ पे। तो मेरे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ AWS एंड गूगल प्रपोजल, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये मैंने प्रपोजल यहाँ लिख दिया। प्रपोजल लिखने के बाद मैंने इसको सफाई शुरू की यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब यहाँ कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए ज़रा सा सेटिंग कर लें। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आ गया AWS विद 8 GB रैम के साथ निकालना है मुझे, इसको क्लाइंट को देना है, ठीक है ना। AWS विद 16 GB आ गया, और इसके साथ साथ यहाँ पे आ गया आपका GCP विद 8 GB और GCP विद 16 GB, ये आ गया पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विसेज के नाम जो हमें चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, इसको मैंने सेंटर पे किया, यहाँ से मैंने सेटिंग की। थोड़ा सा पेशेंस का काम होता है, ये बता दूँ आपको। मैंने कल परसों एक क्लाइंट के लिए प्रपोजल बनाया था, मुझे 5 घंटे लगे प्रपोजल बनाने में। तो थोड़ा सा आपको सब्र तहम्मुल के साथ बैठना होगा चीज़ों को, जब भी आप क्लाइंट के लिए कोई काम करेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा तो इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया। 25 पर लेकर आया यहाँ पे। अब क्या करना है, डायग्राम बाद में बनेगी, चीज़ें बाद में बनेंगी, ठीक है ना। इसको मैं लॉगिन कर जाता हूँ यहाँ से। लॉगिन कर गया मैं यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मुझे लिखना है AWS कैलकुलेटर। यहाँ पे खोलना है गूगल कैलकुलेटर। सॉरी गूगल क्लाउड कैलकुलेटर हो गया, ये हो गया। ये मेरा AWS का कैलकुलेटर खुल गया यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ मुझे लिखना है क्लाउड कंपैरिजन प्राइसेस, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मुझे चीज़ें लिखनी है वो चीज़ें मैं ज़रा डाल लेता हूँ यहाँ पे। चीज़ें कौन कौन सी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डालना EC2 और GCE, या यहाँ पे सिंपल मैं लिख लेता हूँ VMs के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टोरेज के बाद मैं लिख देता हूँ नेट
गेटवे, नेट गेटवे का मैं लिख देता हूँ डाटा आउट। डाटा आउट के बाद मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बाद मुझे क्या करना था भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बाद मुझे डालना था CDN। CDN के बाद मुझे डालना था ACM। सर्टिफिकेट मैनेजर, ठीक है। सर्टिफिकेट मैनेजर के बाद मुझे करना था लोड बैलेंसर, ठीक है। और लोड बैलेंसर के बाद मुझे यहाँ पे एक VM और डालनी है जिसका नाम मुझे रखना है भाई बेस्ट इन होस्ट, ठीक है। ये आएगी एप्लीकेशन VM, ठीक है। ये हो गई एप्लीकेशन VM। एप्लीकेशन VM के बाद मुझे डालनी है यहाँ पे डेटाबेस VM। ये मेरी एक शीट बन गई। क्या ये सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आए पूछ सकता है। फ़िलहाल मैं VM ले रहा हूँ, असल में उनको चाहिए SQL स्टैंडर्ड, तो SQL स्टैंडर्ड मैं डेटाबेस पे ही दे रहा हूँ, बट मैं RDS भी कैलकुलेट करूँगा अनऑफिशियली। लेकिन मुझे पता है कि RDS थोड़ी महंगी पड़ती है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, बट कोशिश यही है कि मैं RDS ही लूँ यहाँ पे ना। तो मैं अभी देखता हूँ कि RDS पे क्या प्राइस पड़ती है और उस पर क्या प्राइस पड़ती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AWS विद 8 GB रैम हो गया, और इसके बाद एक और चीज़ आ गई, सॉरी ये 16 था, 8 नहीं था यार। AWS विद 16 GB हो गया, ठीक है ना। और AWS विद 8 GB एंड RDS हो गया यहाँ पे, ठीक है। और AWS एंड 16 GB एंड RDS हो गया ये, ठीक है। और इसके अलावा गूगल हो गया, ये हो गया गूगल 16 GB, ठीक है। अब गूगल पे भी देखना है कि क्लाउड सीक्वल चल तो जाएगा, मसला कोई भी नहीं है क्लाउड सीक्वल का, लेकिन देखना है कि क्लाउड सीक्वल के साथ हम किस तरह इसको चलाते हैं या देखते हैं। खैर इस पे बात करते हैं, पहले हम AWS को तो फाइनल कर लें। सो कैलकुलेटर पर आ जाते हैं भाई। हाँ, रीजन जो यहाँ पे होगा, आपका रीजन होगा यहाँ पे लंदन। अब मुझे ये नहीं पता कि गूगल लंदन देता है या नहीं देता, ये मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन क्लाइंट ने कहा है मुझे UK में चाहिए, तो क्लाइंट की ख्वाहिश जो है उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। यहाँ पे भाई आप सेलेक्ट कर लें लंदन कहाँ गया भाई, लंदन, ये रहा भाई लंदन, सेलेक्ट कर लिया लंदन को हमने। लंदन सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर आ गए। एक आपने यहाँ पे कॉस्ट डाली है जिसका नाम है भाई, मेरे हाथ में है एप्लीकेशन सर्वर। ये एक सर्वर चाहिए आपको, ये आपको चाहिए है कितना बड़ा, हाँ ये आ गया भाई। ये मुझे चाहिए यहाँ से तकरीबन, इन्होंने जो मुझे बोला है 8 GB के साथ बोला है, तो 8 GB के साथ भाई अगर मैं उठाऊँ तो ये वाला आ जाता है 8 GB रैम के साथ, अप टू 10 GB के ऊपर आता है। ये है $0.2 का, ठीक है। और नीचे एक और है जो जनरल पर्पस पर है, 0.2 था ना, यह आ जाएगा यहाँ पे ये रहा 0.10, आधे रेट पर आ गया, ये देख रहे हैं 0.10 आ गया। तो हम इसी VM से शुरू करेंगे 8 GB रैम से, T2 लार्ज से। T2 लार्ज हो गया, ये ऑन डिमांड चल रहा है ये इनका, ठीक है ना। दूसरा सर्वर भी इनको कुछ ऐसी चाहिए, डेटाबेस सर्वर चाहिए इनको। डेटाबेस सर्वर के बाद, अच्छा हाँ एक और बात, ये लिनक्स नहीं है विंडोज़ है, ये मेरी गलती है, विंडोज़ चाहिए इनको।
अच्छा, स्टैंडर्ड हम जो है ना वो खुद से लेंगे बाद में, तो अभी मैं इनको यही वाली वीएम दे रहा हूँ उनको। डेटाबेस के लिए जो है इनको हम देंगे लार्ज वाली है, ये 5 गीगाबिट है, T3 लार्ज है। T3 लार्ज कितने का है? 0.12 है, 5 गीगाबिट के ऊपर है, तो सही है। 5 गीगाबिट के ऊपर T3 लार्ज, तो ये भी हम T3 लार्ज ही ले लेते हैं क्योंकि इनको वो चलाना है। तो T2 लार्ज के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि T2 लार्ज पे जो डाटा की स्पीड है नेटवर्क की वो थोड़ी सी स्लो होती है, लो टू मॉडरेट है। लो टू मॉडरेट का मतलब ये 5 गीगाबाइट नहीं है पूरा, ये 2 to 3 गीगाबिट तक जाएगा। तो वाई नॉट कि हम ये जब 0.10 डॉलर पड़ ही रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर जाके कौन सा आता है, T3 लार्ज आ जाता है, 0.09 का ले लें, इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। अच्छा, T2 जो है लो टू मॉडरेट है, ये 5 गीगाबिट के ऊपर फिक्स है, तो ये मैं विंडोज़ पे ले लेता हूँ उसको। विंडोज़ पे 0.12 पड़ता है और ये 0.13 पड़ता है, ठीक है, सही है। T3 ले लिया हमने इसको। विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, $89 पे चला गया। $89 के बाद अब ये तो हो गया ख़त्म। अब आ जाएं वॉल्यूम्स के ऊपर। वॉल्यूम्स मुझे जो चाहिए ना, एक मुझे सिंपल चाहिए एप्लीकेशन सर्वर के लिए, वो मैंने यहाँ से ले लिया, एक वॉल्यूम हो गया ये, ठीक है। जर्नल पर्पज़ इनका लेना है मुझे, और ये मुझे देना है इनको तकरीबन 1024 GB का पूरा, ठीक है। और दूसरा लेना है डेटाबेस का। डेटाबेस का इन्होंने मुझे कहा था कि इनको डेटाबेस के लिए चाहिए भाई यही चाहिए, डेटाबेस का भी मैंने 1024 ले लिया, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं, इलास्टिक आईपी भी नहीं चाहिए होगी क्योंकि हम वो यूज़ करेंगे, लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। डाटा ट्रांसफ़र आउट मैंने इनसे पूछा था, तो मुझे क्लाइंट ने बताया था कि भाई डाटा ट्रांसफ़र आउट जो होगा वो तकरीबन 500 GB होगा। डाटा ट्रांसफ़र आउट 500 GB तक मेरा होगा। मैं इसको ले लिया मैंने, और ये मैंने कंप्लीट कर दिया एक पार्ट अपना। अब इसके बाद आ जाते हैं S3 के ऊपर, क्योंकि इस क्लाइंट ने मुझे कहा था यार मुझे आप जो है ना इमेज सर्वर एक दे दिएगा जिसमें मैं अपना डाटा रखूँगा, तो मैंने उसको रिकमेंड किया यार वाई नॉट कि आप S3 यूज़ कर लें और S3 के साथ अटैच कर लें। उसने कहा ठीक है मैं वो कर लेता हूँ, तो उसके पैसे बच जाएंगे। इसको मैं बता रहा हूँ 2048 GB, ठीक है ना, 2048 GB हो गया इसका, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या चाहिए था भाई, VM हो गई थी, ये सारी बातें हो गई थी, SSD हो गई थी इसकी। अच्छा जी, उसके बाद इसको चाहिए है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कहाँ पर आता है भाई, क्लाउड फ्रंट भी इसको चाहिए। क्लाउड फ्रंट पे इसने कहा था भाई डाटा आउट होगा 500 GB तक, मैंने कहा ठीक है भाई 500 GB डाटा आउट हो गया। और RDS अभी नहीं गिन रहे हम लोग, S3 गिन लिया हमने। लोड बैलेंसर कहाँ गया भाई, लोड बैलेंसर, अच्छा KMS भी चाहिए हमें, इनक्रिप्ट जो करना है डाटा को, तो हमें KMS की भी ज़रूरत पड़ेगी। KMS हमने ले लिया है, मेरा ख्याल है 2 काफ़ी हैं। और ये रहा लोड बैलेंसर भाई आ गया। लोड बैलेंसर पे हम लोग यूज़ करेंगे क्लासिक को यूज़ कर लेंगे हम लोग सिंपल, तो ये एक लोड बैलेंसर हमारे लिए काफ़ी है। और इसके अलावा क्लाउड फ्रंट हो गया। राउट 53 की ज़रूरत शायद ना पड़े हमें, चलें अगर पड़ेगी तो होस्टेड जोन एक डाल देते हैं मैक्सिमम हम लोग, $1 $2 का पड़ता ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्लाउड वॉच पे अलार्म्स बनाने होंगे, नंबर ऑफ़ डैशबोर्ड हमें एक चाहिए होगा यहाँ पे, कस्टम इवेंट्स तो नहीं चाहिए होगा। अलार्म फॉर EC2 इंस्टेंस हमें चाहिए होंगे तकरीबन 2, लोड बैलेंसर का 1, EBS वॉल्यूम के भी हमें चाहिए होंगे कोई 3 के करीब। ऑटो स्केलिंग तो अभी इन्होंने मांगी नहीं है, तो ऑटो स्केलिंग का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। SNS भी चाहिए होगा हमें भाई लाजमी तौर पे। नोटिफिकेशन आएगी हमारी ईमेल्स की, नोटिफिकेशंस आप समझ लें कि आप रख लें 20 रख लें नोटिफिकेशन आप, ठीक है ना, पैसे नहीं पड़ते इसके। बस मेरा ख्याल है VPC आ गया। VPC पर हमें चाहिए भाई नेट गेटवे एक अदद,
नेट गेटवे डाला हमने, यूटिलाइजेशन है इसकी होगी तकरीबन समझ लें कि कोई 50 GB तक जाएगा डाटा बार, क्योंकि इंटरनेट वगैरह के पास जाना है इसको। प्राइवेट लिंक एक बनाना पड़ेगा, एक प्राइवेट लिंक बनेगा VPC एंड पॉइंट, EC2 to S3 एंड पॉइंट बनेगा इसका, ठीक है ना। इसका डाटा तो ट्रांसफ़र होगा 2048 GB तक जाएगा तकरीबन, बल्कि इसको 1024 करेंगे। ठीक है, मंथली बिल इसका जा रहा है 92 था, 530 तक आ गया। अच्छा, जहाँ प्राइवेट लिंक इस्तेमाल होगा तो ये डाटा तो जाएगा यहाँ से अंदर से, ठीक है। बल्कि इसको 500 रखते हैं हम लोग, फ्लाइन ने 500 ही बोला था हमें, 500 हमने रख लिया। और नेट गेटवे रख लिया हमने, VPN कनेक्शन हमें कोई नहीं चाहिए, ठीक है। आई थिंक इट्स एनफ। तो हम यहाँ आ जाते हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हमने कुछ ऐसा लिया नहीं है इसके ऊपर। अच्छा जी, तो इसके अंदर अब देखते हैं EC2 सर्विस ले लिया हमने, बिल्कुल सही है। EC2 सर्विस को क्रॉस वेरीफाई कर लें। कंप्यूट लिया हमने, वॉल्यूम लिया हमने, ठीक है ना, और S3 सर्विस ली हमने, राउट 53 एक लिया है, क्लाउड फ्रंट की सर्विस ली है हमने, लोड बैलेंसर लिया है, क्लाउड वॉच हमने लिया है, 0 है, SNS भी कुछ भी नहीं है। VPC सर्विस के 52 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि VPC में नेट गेटवे और प्राइवेट लिंक है, दोनों मिला के आ रहा है। KMS सर्विस के $2 हैं, डाटा आउट के $44 होंगे, सपोर्ट के कुछ भी नहीं है। तो 598 ये डिस्काउंट जो बन रहा है फ्री टीयर का, ये डिस्काउंट अगर मैं नहीं डालूँ, $30 पे फ्री टीयर डिस्काउंट दे रहा है, सही है। एक्चुअल प्राइस दिखानी है मुझे भाई, 628 आ गई है, तो 628 आ गई है। अब ज़रा मैं इसको लिखना शुरू करूँ यहाँ पे। सो एप्लीकेशन VM AWS with 8 GB, तो इसकी प्राइसेस यहाँ से निकालते हैं। EC2 पे गया मैं, 89 और 89, तो यहाँ आ गया भाई 89.31 डॉलर आ गया। ये 89.31 डॉलर आ गया। बेस्ट इन होस्ट तो डाला ही नहीं हमने, बेस्ट इन होस्ट भी हमें डालना पड़ेगा, एक छोटा सा विंडोज़ का बेस्ट इन होस्ट हमने डाला यहाँ पे। बेस्ट इन होस्ट हमें पड़ रहा है यहाँ पे तकरीबन, बिल्कुल छोटी वाली VM लेनी है 1 GB के साथ जो आती है। ये रहा T2 माइक्रो, और इसकी हार्ड ड्राइव हम लोग ले लेंगे। बेस्ट इन की आती है, वो आती है तकरीबन 30 GB हमने ले ली, तो ये हो गई $9.67 ना, $9.67 आ गई। स्टोरेज हम इकट्ठे गिन लेते हैं यहाँ से, पूरी ओवरऑल स्टोरेज जो है वो आ रही 241.06, 241.06 हमने लिख लिया डॉलर के साथ। नेट गेटवे के क्या प्राइस आ रहे थे भाई हमारे पास, नेट गेटवे आ रहा है 39 और प्राइवेट लिंक आ रहा है 39, बल्कि इसको 40 कर लेते हैं, पूरा $40 कर लिया हमने। और डाटा आउट सॉरी प्राइवेट लिंक कर दिया हमने, डाटा आउट भी कर दिया और प्राइवेट लिंक भी डाल दिया हमने, ठीक है। सो ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, डाटा आउट हो गया और प्राइवेट लिंक हो गया, तो 13.06 आ गया यहाँ पे।
ये आ गया डॉलर के ऊपर। प्राइवेट लिंक डाल दिया था हमने, डाटा आउट भी यहाँ से। डाटा आउट कहाँ गया भाई? ऑब्जेक्ट स्टोरेज की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट स्टोरेज 49.16। CDN की बात करेंगे तो भाई CDN के लिए आप आएंगे यहाँ पे 42.50, ये CDN आ गया आपका। $42.50 आ गया। और 42.50 के बाद अब आपने आना है सर्टिफिकेट मैनेजर। हाँ, सर्टिफिकेट मैनेजर शायद हमने नहीं डाला इसके अंदर, क्योंकि सर्टिफिकेट मैनेजर सर्टिफिकेट मेरे ख्याल इसमें नहीं आएगा शायद। ठीक है, सर्टिफिकेट मैनेजर का हम एक काम करते हैं। सर्टिफिकेट मैनेजर का कोई ऐसी ख़ास सीन होता नहीं है। $10 हम डाल देते हैं, क्योंकि पर आवर पे होता है, इस पर सर्टिफिकेट ख़रीद के डालना पड़ता है। प्राइस देख लेते हैं यहाँ से। इसके मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे बड़े प्राइस होंगे। अच्छा, तो ये तो प्राइवेट आ गया, हमें प्राइवेट नहीं चाहिए, हमें पब्लिक चाहिए। अच्छा, पब्लिक आर फ्री। ओके ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। बट याद रखिएगा, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते इस सर्टिफिकेट को। लोड बैलेंसर के प्राइस देख लेते हैं क्या आते हैं हमारे। लोड बैलेंसर के प्राइस है 21.53 21.53 हमने डाल दिया। डाटा आउट के प्राइस भी यहाँ से चेक कर लेते हैं। डाटा आउट के प्राइस आ रहे हैं भाई 44.91, लेकिन हमने डाटा का साइज क्या रखा था? 500 GB। कितना था भाई प्राइस? 44.91 44.91 हमारे पास आ गए डॉलर के साथ। सबको समझ में आ रही है ये चीज़, या किसी को डाउट है कि हमने कैसे किया है? क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है नए लोगों के लिए, बट आई होप कि आपको आसान लग रहा होगा। ये 100% रियल क्लाइंट है मेरा। कोई सवाल किसी का यहाँ तक? अच्छा, यहाँ जो 16 वाले में सेम आएगा ना, वो क्या चीज़ सेम आएगी? ये सेम आएगा, स्टोरेज सेम आएगा, नेटवर्क गेटवे, प्राइवेट SDN, ये सब कुछ सेम आएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे आपके सामने कॉपी कर दूंगा। सिर्फ फ़र्क है एप्लीकेशन और इसकी VM के प्राइस में, वो हम यहाँ से बदल देते हैं। सर्विस पे लेके जाते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन पे लेके गए, T3 लार्ज है ना, T3 लार्ज बदल जाएगा यहाँ से। 4 कोर और 16 GB हो गई, इसको मैंने बदल दिया यहाँ से। इसको भी मैंने बदल दिया। सॉरी, T3X लार्ज। $192।
ओके, सो इसके प्राइस देख लेते हैं कितने हो गए हमारे। 640.51 टोटल आ गया, 640.51 हो गया हमारे पास डॉलर्स। और इसके प्राइस को अगर मैं गिनता हूँ भाई तो क्या होते हैं ये 846.05 846.05 डॉलर हो गए हमारे पास। अब AWS विथ 8 GB एंड RDS, तो 8 GB एंड RDS के ऊपर अच्छा एक और काम करते हैं, हम इस वाली पट्टी को फ्रीज कर देते हैं। यहाँ पे फ्रीज का आइडिया है आप लोगों को, ताकि मैं आगे करूँ ना तो ये मुझे कॉलम नज़र आए इसके हिसाब से, इसलिए मैंने इसको फ्रीज कर दिया। तो ये 8 GB के साथ था और RDS के साथ था, तो इसका मतलब है ये सब कुछ एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डेटाबेस VM की जगह पे RDS हो जाएगा। ठीक है, तो RDS के प्राइस में यहाँ से देख लेता हूँ भाई क्या बनते हैं। Amazon RDS पे गया मैं, और RDS पे जाने के बाद मैंने ऑन डिमांड इंस्टेंस उठाई यहाँ से, RDS किया मैंने। RDS के अंदर इन्होंने कहा था भाई मुझे एक्सप्रेस हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आप एक्सप्रेस दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब साइज़ जो है वो साइज़ देखना पड़ेगा ये कहाँ तक जाता है। एक्स लार्ज क्या होता है भाई, यहाँ से देख लेते हैं। एक्स लार्ज का मतलब ये 16 GB के साथ होगा यकीनन। फिर लार्ज 4 के साथ होता है, मीडियम लार्ज 8 के साथ होता है, एक्स लार्ज 16 के साथ होता है और मीडियम होता है। इसका मतलब ये है कि मैं RDS पे जाता हूँ तो मैक्सिमम मुझे एक्स लार्ज ही मिलता है। ठीक है, मसला नहीं है, कोई बेहतरीन हो गया। हार्ड ड्राइव जो यहाँ चाहिए होगी मुझे चाहिए होगी वो 1024 के साथ डेटाबेस का जो साइज़ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जर्नल पर्पस, सही है। एक्सप्रेस हो गया, यूटिलाइजेशन हो गई। ठीक है, बेहतरीन हो गया। इसके प्राइस देख लेते हैं कितने बन रहे हैं भाई। RDS के प्राइस 280 416 डॉलर बन रहे हैं। यहाँ मैं अगर जाता हूँ तो ये 16 GB के साथ है। अच्छा नहीं सॉरी, पहले तो RDS लेना था, ओहो सॉरी। ये मुझे लेना है RDS को लार्ज के साथ पहले मुझे लेना है। लार्ज के साथ पहले कैलकुलेट करना है मुझे इसको। RDS आ गया 130 और 266 आ गया, तो मैं यहाँ डालूंगा पहले 266। ठीक है, अब मुझे यही चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है 16 के साथ। तो 16 के साथ कोई मसला नहीं है भाई। RDS पे दोबारा आते हैं, यहाँ से एक्स लार्ज उठाते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पे वापस जाके देखते हैं भाई 416 डॉलर बन रहा है। यहाँ मैं 416 डाल दूंगा भाई, 416 डॉलर। अब करना क्या है, यहाँ पे करना ये कि थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ पे, और ये जो RDS वाला है उसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा। इसके साथ 16 है, 16 के साथ ये आ गया, इसको मैंने किया डिलीट। रैम और RDS के साथ ये आ गया। अब इन दोनों के प्राइस, इसके प्राइस में देख लेता हूँ कि अच्छा इसको जो है मैं ज़रा बोल्ड से करूँगा, क्योंकि इसको जो है ना डिफरेंट तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। ये आ गया, ये भी आ गया ब्लू में। ठीक है, अब ज़रा इसको दोबारा से मैं देख लेता हूँ कि कितने प्राइस बन रहे हैं भाई। 817.20, तो ये आएगा भाई 817.20, 800 आएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम 16 GB के साथ करते हैं। मैंने क्या किया, ये जो लाइन थी इसको भी देखता हूँ फ्रीज हो सकती है।
ओके, ये क्या हो गया भाई? अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये लाइन भी फ्रीज हो गई, ये भी फ्रीज हो गई। अच्छा जी, 244 हो गए थे, इसके प्राइस 817 आ गए थे, इसके 846 आ गए थे। और ये आखिरी वाला है 16 GB RDS, इसको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके सामने। ये आ रहा है 967.20, 967.20। ये आ गया डॉलर के साथ, ठीक है, डॉलर के साथ आ गया। इसको मैंने सेंटर पे कर दिया और इसको बाद में देखते हैं फिर हम लोग। इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। तो ये 640 है, उसके बाद 817 है 8 GB RDS के साथ, 16 GB नॉर्मल VM है 846 पर, और 16 GB RDS के साथ 967 आ गया, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की जो कि था स्नैपशॉट, लेकिन ये है कि इसके अंदर एक और चीज़ हमें करनी है, टोटल विथ 10% टॉलरेंस। 10% टॉलरेंस पता है क्यों हम रखते हैं? हम हमेशा अपनी प्राइस के अंदर जो है ना वो 10% का डिफरेंस रखते हैं कि यार अगर प्राइस ऊपर नीचे हो तो हमें पता रहे। 640 का 10% कितना होगा भाई? 64। आप ये एडिशनल ऐड रखेंगे। डीआर सोल्यूशन की इसमें डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट ने हमें डीआर का सोल्यूशन का नहीं बोला ना, जब तक वो नहीं बोलेगा हम नहीं बनाएंगे हम लोग। और बैकअप जो है वो आपके जो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक बैकअप है, ऑटोमेटिक बैकअप। हाँ हाँ, वो उसकी तरफ जा रहा हूँ, वो मुझसे रह गया है, वो मैं भी डाल रहा हूँ। वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग वो डाला देते हैं यार, क्या कहते थे उसको, ऑटोमेटिक स्नैपशॉट। अच्छा जी, 817 का 10% कितना हुआ? प्लस 81.7, 817.20 प्लस 81.7, 898.9, 898.9 डॉलर हो गया ये। अच्छा जी, 846.05 प्लस 84.6, 930.65, 930.65। समझ में आ रहा है 10% रखते क्यों हैं? कोई बता सकता है मुझे? 967.20 प्लस 96.7, 1063.9। देखें, पत्थर की लकीर नहीं है जो हमने प्राइस बताई है। हमने बोला 967, पता लगा महीने के आखिर में $960 बिल आ रहा है या $1000 बिल आ रहा है, तो थोड़ा सा वेरिएशन रखना पड़ता है। तो हम मैक्सिमम 10% की वेरिएशन रखते हैं। हो सकता है कोई चीज़ भूल गए हो सकता है कि हमने 30 दिन की वैल्यूएशन की हो, इसने 31 दिन की बिलिंग दी हो, तो थोड़े बहुत प्राइस ऊपर नीचे जा सकते हैं। प्राइस पता है कब फिक्स पता लगेंगे? एटलीस्ट 3 महीने के बाद। जब 3 महीने आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को चला लें, स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप प्राइस मंथली कैलकुलेट करें, आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमने ये प्राइस लाजमी रखा इस तरीके से ताकि क्लाइंट को पता रहे। इसमें मैंने स्टोरेज बैकअप का नहीं रखा, उसका कोई मसला नहीं। स्टोरेज बैकअप बहुत रेयर होते हैं तो वो आ जाएंगे इसके अंदर ही, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ कि स्टोरेज बैकअप को अगर मैं, क्योंकि देखिए 1 टेराबाइट पूरा तो स्टोर नहीं होगा ना, पूरा स्टोर नहीं होगा, तो इस वजह से हमने वो नहीं किया इसके अंदर। अच्छा जी, स्टोरेज हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये स्टोरेज का साइज़ कितना था भाई इनका? स्टोरेज का जो पूरा साइज़ था 2048 में 30 गया तो 586878, 2078 GB, ठीक है। ये तो हो गया। अब आ जाए भाई गूगल के ऊपर। भाई कोई ऐसा बंदा जिसको प्रॉब्लम हो रही हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, वो सवाल कर सकता है। हमने प्राइवेट लिंक वैसे VPC एंड पॉइंट और या वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। इसको यहाँ प्राइवेट लिंक ये लोग कह देते हैं, मैं इसको एंड पॉइंट कह देता हूँ, VPC एंड पॉइंट / प्राइवेट लिंक, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। एक पूछना था कि ये जो एंड, मैंने कई बिजनेस लैब में क्वेश्चंस में पढ़ा था कि एंड पॉइंट और सॉरी पब्लिक लिंक और प्राइवेट लिंक, तो वो मुझे तो क्लियर नहीं होता। हाँ, पब्लिक एंड पॉइंट में 2 तरह के लिंक होते हैं। पब्लिक लिंक होता है, प्राइवेट लिंक होता है। पब्लिक लिंक वो होता है
जो आप पब्लिक से भी एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, और प्राइवेट लिंक के अंदर सिर्फ वो प्राइवेट कनेक्टिविटी करता है। ये कहलाता है पब्लिक एंड पॉइंट, एक प्राइवेट एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल आप करते हैं इसके अंदर जो है ना, पब्लिकली आप इस्तेमाल कर रहे हैं या प्राइवेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। नॉर्मली हम प्राइवेट लिंक को प्राइवेट की पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, पब्लिक के लिए मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, तो शायद मैं बहुत अच्छा ना बता सकूं, बट हम लोग प्राइवेट के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने जो पढ़ा था ना बेसिकली इस पे नहीं पढ़ा था एंड पॉइंट पे, आपने पढ़ा था पब्लिक वर्चुअल इंटरफेस और प्राइवेट वर्चुअल इंटरफेस, विफ विफ कहते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट से उसका ताल्लुक है। अच्छा जी, मैं जीसीपी पर आ रहा हूँ, जीसीपी पर भी मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो बंद कहाँ से होगा ये, और इसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये एक डमी क्लाइंट के तौर पे मैंने इसको रखा हुआ है, एक्चुअल क्लाइंट का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन। अच्छा, ये तो हो गया कंप्लीट। अब गूगल पे आ जाते हैं हम लोग, अब गूगल पे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ओके, खुल गया ये। सबसे पहले कंप्यूट इंजन पर आ जाते हैं, यहीं पे रीजन एप्लीकेशन वीएम डेटाबेस वीएम। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंस की बात करेंगे। इंस्टेंस हम यहाँ से डायरेक्ट जो है 2 इंस्टेंस को ले लेते हैं, 2 इंस्टेंस ले ली। इंस्टेंस यूज़ फॉर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, विंडोज़ की इनको चाहिए, इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि विंडोज़ की हमें दें। रेगुलर है चाहिए, जर्नल पर्पज़ है, E2 सीरीज़ ले ली हमने। अच्छा जी, यहाँ पे हमें जो चाहिए वो 8 GB के साथ चाहिए, तो हमने डायरेक्ट 8 GB उठा ली स्टैंडर्ड, ठीक है। डाटा सेंटर लोकेशन, डाटा सेंटर लोकेशन हमें चाहिए लंदन में, तो यूरोप में आएगा, ये रहा लंदन, लंदन आ गया। एम्फेरल आईपी हमें डायरेक्ट नहीं चाहिए होगी, हम इसको प्राइवेट से ही यूज़ करेंगे लोड बैलेंसर के साथ प्राइवेट के ऊपर। एम्फेरल पब्लिक आईपी हो गया, इंस्टेंस यूजिंग स्टैटिक पब्लिक आईपी है, नहीं यूज़ करेंगे, पब्लिक आईपी भी नहीं करेंगे। कमिटेड यूज़ 24 आवर्स पर डे 7 days इन अ वीक, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स, सोल टेनेंट नोट्स हमें नहीं चाहिए, लोकल एसएसडी नहीं चाहिए, परसिस्टेंट डिस्क चाहिए हमें, परसिस्टेंट डिस्क भी हमें चाहिए लंदन में अपनी। तो टोटल वीएम हमें कितनी चाहिए यहाँ पे, लंदन ये रही, लंदन आ गई। और हमें हार्ड ड्राइव का जो साइज़ चाहिए, एसएसडी प्रोविजन स्पेस, रीजनल एसएसडी हो गई, जोनल हो गई। हम लोग बेसिकली यहाँ पे बनाएंगे एसएसडी प्रोविजन, ये होगी टीबीज़ में, 2 TB हो गई यहाँ पे। स्टोरेज जो है वो मेरा ख्याल है शायद आपका 2 TB का मैं लगा देता हूँ 500 GB तकरीबन। जी मुझे यूज़ नहीं करना इसको, TPU को यूज़ नहीं करना, बस ये काफ़ी है मेरे लिए, सही है। सोल टेनेंट्स भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। अच्छा, इसको मैं डालूँगा पहले ऐड टू एस्टिमेट में, इसको मैंने डाल दिया। ऐड टू एस्टिमेट के बाद ये नीचे चीज़ थी मेरी परसिस्टेंट वाली, इसको मैंने ऐड टू एस्टिमेट में डाला, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें एस्टिमेट हो गई, यानी कि 2 एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सर्वर हो गए, ठीक है ना। ये 8 GB के साथ हो गए, ठीक है ना। परसिस्टेंट डिस्क हो गई, परसिस्टेंट डिस्क के बाद हमें एक और VM को ऐड करना है यहाँ पे, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, इंस्टेंस यूज़ फॉर, इंस्टेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेस्टिन होस्ट के लिए। बेस्टिन होस्ट में एक आएगी विंडोज़ की, यहाँ पे VM, विंडोज़ आ गई यहाँ पे। विंडोज़ की VM के बाद रेगुलर है, इसको हम N1 ले लेते हैं, छोटी चाहिए हमें VM, तो ये हो गई 1.7 G1 स्मॉल। G1 स्मॉल के बाद जो इसमें हार्ड ड्राइव हमें चाहिए है, नहीं लोकल एसएसडी तो चाहिए नहीं हमें, परसिस्टेंट डिस्क चाहिए हमें, वो भी हमें चाहिए लंदन में। ऊपर हमने लंदन सेलेक्ट किया है। डाटा सेंटर लोकेशन, डाटा सेंटर लोकेशन में आ गया लंदन में।
लंदन हो गया हमारे पास, सोल टेनेंट हो गया, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज इन अ वीक। SSD प्रोविजन स्पेस, ये मुझे चाहिए तकरीबन 30 GB की स्पेस, बहुत होगी मेरे लिए, ठीक है ना। ये नहीं चाहिए मुझे। ऐड टू एस्टिमेट ये मैंने कर दिया। ऊपर की जो VM थी इसको भी मैंने ऐड टू एस्टिमेट कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे परसिस्टेंट डिस्क आ गई, यहाँ पे एक अलग से एक और VM आ गई। टोटल परसिस्टेंट डिस्क कितनी आ गई? 2078। सही है, बेहतरीन हो गई है। उसके अलावा मुझे क्यूबरनेटीज़ नहीं चाहिए, VMware नहीं चाहिए, नेटवर्क एग्रेस के अंदर शायद नेट गेटवे चाहिए हो मुझे। तो इसको रोकते हैं और आगे जाते हैं, ज़रा देखते हैं क्या है। लोड बैलेंसर दे रहा है हमें, लोड बैलेंसर चाहिए एक लंदन में हमें। नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग रूल्स हमें चाहिए होंगे एक। इंग्रेस डाटा प्रोग्रेस हमारे पास होगी तकरीबन 100 GB तक की। क्लाउड नेट भी चाहिए होगा हमें डेफिनेटली, क्लाउड नेट तो एक चाहिए ही चाहिए। डाटा इसके अंदर से आप 100 GB लगा लें। क्लाउड आर्मर नहीं चाहिए, नेटवर्क टेलीमेंट्री नहीं चाहिए। अनयूज स्टैटिक IP एड्रेस भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको मैं ऐड टू एस्टिमेट कर दूं, और इसको भी मैं ऐड टू एस्टिमेट कर दूं। इसके अलावा इंटरकनेक्ट और क्लाउड VPN हमें ज़रूरत नहीं है। बिग क्यूरी नहीं चाहिए, डाटा स्टोर फायर स्टोर नहीं चाहिए हमें, क्लाउड ऑपरेशन नहीं चाहिए हमें। क्लाउड सीक्वल की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। हाँ, ये आ गया ना क्लाउड सीक्वल स्टैंडर्ड चाहिए हमें। एक्सप्रेस नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 चाहिए हमें। डेटाबेस चाहिए हमें। अच्छा, vCPU हमें चाहिए 2 कोर और 8 GB रैम के साथ चाहिए हमें। लोकेशन लंदन में चाहिए हमें। हाई अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए हमें फ़िलहाल अभी, ठीक है। क्लाइंट ने नहीं बोला तो मैं नहीं लगाऊंगा इसका। बैकअप साइज़ आप लगा लें 1 TB की है ना। स्टोरेज इनको जो चाहिए 1024 चाहिए, और बैकअप साइज़ आप रख लें 250 GB फॉर एग्जांपल। कमिटेड यूज़ इनका है नहीं, कमिटेड यूज़ नहीं। कमिटेड यूज़ का मतलब वो कितने साल के लिए ले रहे हैं, हम कमिटेड यूज़ को नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैंने लगा लिया ये, और मैंने इसको ऐड टू एस्टिमेट डाल दिया। इसके अलावा क्या था, यही चीज़ दोबारा चाहिए मुझे 16 GB के साथ। 4 कोर 16 GB रैम, नंबर ऑफ इंस्टेंस, डेटाबेस 16 GB, नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, डेटाबेस 16 GB हो गई। लोकेशन लंदन हो गई। स्टोरेज प्रोविज़न अमाउंट स्टोरेज की कितनी थी भाई? 1024 हो गई थी। बैकअप साइज़ 250 GB मैंने ले लिया था। एंड ऐड टू एस्टिमेट। अब रह क्या गया भाई? हाँ, रह गया है वो है क्लाउड स्टोरेज। कहाँ गया भाई क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड KMS भी चाहिए हमें, नंबर ऑफ कीज 2 चाहिए। ऐड टू एस्टिमेट। क्लाउड स्टोरेज क्यों नहीं मिल रहा? भाई कोई सवाल है किसी का तो प्लीज़ पूछ सकता है। ये रहा क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज पे आए। लोकेशन चाहिए इनको ड्यूल रीजन चाहिए होगी इनको, तो हम ड्यूल रीजन पे इनको यूरोप में दे देते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ स्टोरेज इनकी है 2048 GB है, ठीक है ना। नियर लाइन अभी हम यूज़ नहीं करें, हम सिर्फ गूगल क्लाउड स्टोरेज को ही फोकस करते हुए चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब हम रेडी हैं, इस काबिल हैं कि हम लगा सकते हैं। अब ऊपर से आ जाते हैं, डेटाबेस की अब बात कर लेते हैं। डेटाबेस हमने दिया है
अच्छा ये 8 GB के साथ, इसको 16 GB के साथ भी गिनना है हमें। कंप्यूट इंजन जो हमने लिया था 8 GB के साथ, कंप्यूट इंजन को हम लोग करेंगे 2 इंस्टेंस होंगी, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन 16 GB के साथ भी तो गिनना है ना हमें। ले लिया यहाँ पे, रेगुलर ले लिया, जनरल पर्पस ले लिया, E2 ले लिया, इसको हमने बढ़ा के 16 कर लिया, 4 कोर 16 GB। डाटा सेंटर की लोकेशन हमने लंदन ले ली यहाँ से भाई, ये रही लंदन, लंदन ले ली। फेडरल आईपी, पब्लिक आईपी नहीं चाहिए क्योंकि हम इलास्टिक लोड बैलेंसर के थ्रू यूज़ करेंगे इसको, 24/7 यूज़ होगा ये। लोकल SSD नहीं चाहिए, परसिस्टेंट SSD के अंदर हमें लंदन चाहिए, और हार्ड ड्राइव यहाँ से चाहिए 2048 चाहिए, बस फिलहाल तो अभी यही चाहिए। ऐड टू एस्टिमेट कर लिया हमने, और नीचे आने के बाद हमने इसको भी ऐड टू एस्टिमेट कर लिया। दो एप्लीकेशन हो गई, एक लोकल होस्ट हो गया, 2 डेटाबेस 16 GB के साथ हो गई, परसिस्टेंट डिस्क एक हो गई हमारे पास। परसिस्टेंट डिस्क तो इतनी सारी हमने लगा दी है, ये हो गई 857 के साथ ही हमने लगा दिया, ठीक है। इसको हम अभी तोड़ देंगे, डिवाइड हो जाएगी आराम से ये। लोड बैलेंसर हो गया हमारे पास, ग्लोबल क्लाउड नेट हो गया हमारे पास। क्लाउड नेट काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, क्लाउड नेट बहुत सस्ता है यहाँ पे, 5.52 के साथ। क्लाउड स्टोरेज आ गया यहाँ पे, डेटाबेस आ गया यहाँ पे, कीज़ आ गई, ठीक है। अब हम इनको जो है ना लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ गई एप्लीकेशन वाला सर्वर जो है 8 GB के साथ। तो ये 2 सर्वर है ना आपके सामने, उन 2 सर्वर को कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी, 260.37, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 130.185, 130.185 डॉलर। बेस्टन होस्ट के क्या प्राइस थे भाई, कोई बता सकता है मुझे? बेस्टन होस्ट के प्राइस थे 33.58, नहीं टोटल कितनी थी, सॉरी 50.14 थी, 50.14 थी इसकी प्राइस, 50.14 थी। स्टोरेज 2 TB स्टोरेज थी, तो 2 TB स्टोरेज के क्या प्राइस निकल के आए थे हमारे पास। परसिस्टेंट डिस्क थी तो 4126, अच्छा स्नैपशॉट को मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये मैं अलग से गिन लूँगा, तो मैं यहाँ से अभी निकाल देता हूँ उसको। कहाँ चली गई? एप्लीकेशन हो गया था, बेस्टन होस्ट हो गया था, डेटाबेस हो गया था, लोड बैलेंसर, ट्रैफिक, क्लाउड सीक्वल हो गया था, की मैनेजमेंट हो गया था। यहाँ परसिस्टेंट डिस्क, अच्छा ये रहा परसिस्टेंट डिस्क के अंदर से हम 250 GB निकाल देंगे, तो ये था 2048 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30, 4126 था, ये तो सही है। ये 500 GB मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, ऐड टू एस्टिमेट में दोबारा डाल देता हूँ इसको मैं। तो ऐड टू एस्टिमेट के अंदर परसिस्टेंट डिस्क आ गई 841.70 डॉलर डिवाइड बाय 412, तो 0.20 डॉलर आ रही है इसकी SSD प्रोविजन स्पेस हमारे पास, जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे करूँगा मैं, 2078 से 423 डॉलर आ रही है मेरे पास। $423.9 आ रही है ये। नेट गेटवे काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, तो
नेट गेटवे का मुझे पड़ रहा है $5.52, $5.52 पड़ गया मुझे यहाँ पे। डाटा आउट अभी मैंने नहीं निकाला, प्राइवेट एंड पॉइंट अभी नहीं निकाला यहाँ पे, प्राइवेट एंड पॉइंट की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलो इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज 73.73। अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट स्टोरेज को भी एक काम करते हैं, इसको मज़ीद सस्ता करते हैं और इसको सिंगल रीजन पे ले आते हैं, ड्यूल रीजन की जगह, ताकि क्लाइंट के पैसे बचें। लंदन पे ले आते हैं सिंगल रीजन पे इसको हम लोग। सिंगल रीजन पे लाया तो मेरे प्राइस कम होके कहाँ तक आ गए भाई, कहाँ गया क्लाउड नेट क्लाउड स्टोरेज, 47.10। सो $47.10 आ गया यहाँ पे। CDN मैंने अभी तक लगाया नहीं है इसके अंदर, तो CDN के एसेज प्राइस मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे। सर्टिफिकेट मैनेजर भी 0 ही है यहाँ पे। लोड बैलेंसर की प्राइसिंग आ रहे होंगे यहाँ पे 22.90 आ गए यहाँ पे डॉलर्स। अच्छा जी, CDN के प्राइस ज़रा मैं ऊपर देख लूँ कि मैंने लगाए नहीं थे। मेरा ख्याल है CDN के प्राइस शायद नहीं है इसके अंदर, क्योंकि CDN यहाँ पे लोड बैलेंसर के साथ ही चलता है। बट हम देख लेते हैं। ओके, फ्री है ये, SSL सर्टिफिकेट्स तो फ्री हैं। तो CDN के प्राइस से मैच कर लें कि क्या दे रहा है भाई हमें। कैशे एग्रेस, कैशे फिल, तो CDN कितना था भाई हमारा जो हमने रखा था, CDN 500 GB। $500 का यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। कैश HTTPS रिक्वेस्ट के ऊपर पैसों की बात हो रही है। नजर क्यों नहीं आया यार हमें? अच्छा ये रहा, क्लाउड विजन के बाद था। सो क्लाउड CDN एग्रेस ट्रैफिक बाहर निकलेगा, एशिया पैसिफिक से नहीं यूरोप से है, या ये वर्ल्ड वाइड है। ऑल अदर डेस्टिनेशन वैसे तो ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, तो मैं यहीं डाल देता हूँ उसको। 500 GB के करीब निकलेगा डाटा। एड टू एस्टिमेट किया मैंने, तो क्या प्राइस आ गया मेरे सामने, $45। ठीक है, इट मीन्स कि हम करीब करीब है इसके। $45 आ गए यहाँ पे। डाटा आउट हमें निकालना है यहाँ से गूगल से, तो ये आएगा VPC के अंदर वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क कहाँ पर है, नेटवर्किंग एग्रेस। प्रीमियम टूर टू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड वाइड।
500 GB मैंने लिखा है, यहाँ से 500 GB कितना आ रहा है, $44 डेटा आउट। यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल इनग्रेस 52। 52 हो रहा है। एंड पॉइंट प्राइवेट लिंक तो पहुँच गए थे GCP विद 8 GB के साथ ना, सही है। अच्छा विद 16 GB अब हमें करना है, हम देख लेते हैं स्नैपशॉट्स का, यहाँ चेक करना है कि स्नैपशॉट्स के साइजेस क्या हैं। तो उसके लिए तो कंप्यूट इंजन के अंदर ही स्नैपशॉट्स आ रहे होंगे, वो स्नैपशॉट्स हम डाल देते हैं अलग से। यहाँ पे आ रहा होगा स्नैपशॉट, ये रहा 250 GB। $6.50 $6.5 की होगी 250 GB की स्टोरेज, और इनकी होगी 0.04 मल्टीप्लाई बाय 250, $10। $10 हो गई। क्लियर है अलवी और बशीर? अच्छा अली रजा भी आ गए। सो ये हमने कर दिया है, और VM के प्राइसेस ये थे, इसके थे, और डेटाबेस के प्राइस थे $268। 8 GB RDS के साथ इसके प्राइस आ गए। $16 GB RDS के साथ आ गए इसके प्राइस। तो वैसे तो सब कुछ यही आएगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा अब RDB के साथ जो प्राइस आ रहे हैं इसके, ओके सो ये 8 GB के साथ एक डेटाबेस पड़ रहा है 354 GB का, $354 का। $354 का हो गया। और 16 के साथ ये पड़ रहा है के साथ ये है 855 का, 855 का पड़ गया।
समझ में आ रहा है आप लोगों के? और GCP 16 GB के साथ जो नॉर्मल VM है वो कितने की पड़ रही है भाई? ये पड़ रही है 520। टू 60.37 60.37 हाँ सर। हाँ अच्छा जी, इस प्राइस को हमें दोबारा कैलकुलेट करना है। सो मैंने क्या किया, इस प्राइस को पहले मैं लेके चला $650। एक मिनट गाइस। सो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 650.51 650.51 अच्छा जी 650 हो गया, और मैंने इसको ले लिया यहाँ से 827.20 827.20 हो गया। $856.05 856.05 हो गया। $977.20 $977.20 $913.43 $913.43 $1137.25 $1137.25 with 10% tolerance। 827.20 plus 82.7 $909.9 $909.9 डॉलर। आप लोग साथ हैं? अली रज़ा अलवी अली, ठीक है ठीक है। 856.05 प्लस 85.6 941.65 941.65 977.20 plus 97.7 1074.9 1074.9। अच्छा जी ये हो गया 913.43 प्लस 91.3 1004.73 1004.73 हो गया 1137.25 प्लस 130
13.7 1250.95 1250.95 dollar. $1173 1173.80 और ये है 1768.43 1768.43 so 117.3 plus 1173.80 1291 1291.11 1768.43 plus 176.8 1945.23 अच्छा जी 30% डिस्काउंट की अब बात कर लेते हैं 30% डिस्काउंट बेसिकली यहाँ मिलेगा 130.19 multiply by 2 divided by 100 multiply by 70 182 point 130.19 divided by 2 divided by 100 divided by 30%, 78.114 78.114 30 divided by 100 sorry 130.19 divided by 2 plus 50.14 divided by 100 multiplied by 30 93.16 93.156 130.19 plus 30.19 plus 50.14 divided by 100 multiplied by 30 54.099 54.099 260.37 multiplied by 2 plus 50.14 divided by 100 multiplied by 30 171.64 171.264 260.37 50.14 divided by 100 multiplied by 30 93.153
650.51 multiplied by 65.05. 650.51 plus 65.0 715 plus 51 715.51 913 point 43 minus 93.16 820.27 1137.25 minus 1083.15 1083.15 1173.80 plus 21.26 1345.06 and 68.43 plus 93.16 18 क्या कर रहा हूँ मैं 1173.80 minus 171.26 1002.54 1002.54 1768.43 minus 93.16 1675 1675.27 मोइन शमसी उमैर कौन कौन ऐसा बंदा है जो मेरा स्टूडेंट नहीं है AWS का यहाँ पे, जो बिल्कुल नया है? उस्मान पढ़ चुके हैं, मोइन शमसी पढ़ चुके हैं, फरहान भी अभी पढ़ रहे हैं, उमैर अलवी हैं, अच्छा ये वकास हैं, ठीक है सही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहें तो अपने माइक को भी खोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं हम लोग की तरफ। तो सवाल नंबर 1, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट राउट टेबल या मेन राउट टेबल और कस्टम राउट टेबल? क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन बताएगा? गूगल नहीं करना है किसी ने। अगर गूगल कर रहा है कोई तो प्लीज़ ये को ग्रुप लेफ्ट कर जाए, फिर क्लास लेफ्ट कर जाए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। सो बताएं कोई। वालेकुम सलाम। हाँ 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 नहीं, एक बात तो ये है कि ट्राई टू मेक इट सिंपल। आप ये समझ लें कि आप ओरिजिनल रियल इंटरव्यू दे रहे हैं, इतने लंबे जवाबात वहाँ नहीं चलेंगे। ट्राई टू बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट आंसर।
व्हाट्स द पब्लिक होता है प्राइवेट। हाँ, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेन राउट टेबल एंड कस्टम राउट टेबल? बस इसका मुझे जवाब दे दें। अच्छा, जो सर लोग, मेन राउट टेबल ये कि बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट होता है, हाँ एक कस्टम मिनट राउट एक टेबल मिनट क्रिएट एक करना मिनट रुकिएगा, जो लोग माइक के हेडफोन के साथ आ रहे हैं वो चाहें तो दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएं और अपने आप को माइक मोड पर ले आएं आप लोग, क्योंकि आप लोग के माइक खुलेंगे तो बात करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये कोई क्लास नहीं है, ये एक जनरल डिस्कशन है, उसके बाद फिर मैं प्रपोजल की तरफ जाऊंगा। तो आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए मोइन प्लीज़ कंटिन्यू। सर प्राइवेट राउट टेबल ये कि बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट होता है जब आप क्रिएट करते हैं, पब्लिक आपको क्रिएट करना पड़ता है। प्राइवेट ये कि आपका मेन और उसमें यस और नो का। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि क्रिएट क्यों हो रहा है। मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ, व्हाट्स द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन मेन राउट टेबल एंड कस्टम राउट टेबल? इन व्हाट सिनेरियो वी यूज प्राइवेट कस्टम राउट टेबल, एंड इन व्हाट सिनेरियो या व्हाट सर्कमस्टेंसेस डू वी यूज द मेन राउट टेबल? कस्टम राउट टेबल ये कि आप खुद क्रिएट करते हैं और उसमें प्राइवेट में वो बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट। अच्छा, हम दूसरा कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि जो आप इंटरव्यूज़ देंगे मेजोरिटी वो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ होंगे, क्योंकि लोग हायरिंग बाहर के लिए करते हैं तो ये भी देखते हैं कि डू यू हैव अ गुड स्किल सेट टू कम्युनिकेट विद इंग्लिश और नॉट। तो मेरी भी कोई इंग्लिश इतनी ख़ास नहीं है, बट इंग्लिश इतनी हो एटलीस्ट आपकी कि सामने वाला आपको समझ सकें और आप सामने वाले को समझा सकें। आप ये समझिए कि एक चाइनीज़ को जितनी इंग्लिश आती है उतनी आपको आनी चाहिए, इतनी काफ़ी है, बट इंग्लिश ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अच्छा होने के बावजूद भी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाते इंग्लिश में। ठीक है, तो मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने जो 4 साल यूएस में काम किया है तो मेरी एटलीस्ट इतनी हो गई इंग्लिश कि मैं सामने वाले को समझा सकता हूँ और उसकी समझ सकता हूँ, तो मैं भी कोई फ्लुएंट नहीं हूँ। तो ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अगेन। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेन राउट टेबल एंड कस्टम राउट टेबल? मोइन। एनीवन? सर कस्टम राउट टेबल इज यू क्रिएट own but and the default route table is ओके, auto हाँ हाँ, okay, okay, let me explain. So we normally use main route table whenever we want to connect our private VM with the internet, and we use custom route table whenever we want to connect our VMs that are exist in the AWS cloud using our laptop or desktop. That's the main difference, and this is the shortest answer. You all agree with my answer? Any doubt? Okay. Can you repeat it, Usman? Okay. So I was saying that related the difference between the main route table and the custom route table. If I say whenever I use the main route table in my circumstances, whenever I want to connect my private VMs in order to connect to get some updates from the internet, I will use private route table. And whenever I use whenever my machines are exist in the public subnet and I would like to communicate and I would like to take some remote desktop sessions and take some remote via my laptop or desktop, I would like to use public route table. That's the main difference. So basically, internet. And private traffic for internet and private traffic you will use. No, it doesn't mean that for internal traffic you can use public route table as well for internal communication. As you can see that whenever you check the public route table or the private route table, you will see one route always exist where the destination are local, right? So in that case we can use either public or private route table in order to communicate for the private instance or private. But my question is that in which circumstances we use private custom route table and main route table. So the answer is whenever we want to communicate our private VM to go to internet and get some updates like yum updates for Linux and the Windows update, and so in that case we use public private route table called the main route table. And whenever we want that we want to achieve or we want to connect our public VM via remote desktop or PuTTY SSH using public IP, in that case we have to use the public route table. Agree? Yes. Okay, let's move towards the second question.
Okay, how many type of EBS volumes are exist, and define some of them. Anyone? Yeah, we have four types of EBS. One is provisioned IOPS, GB2 general purpose, and then cold storage, and this one is HDD. Then I think that one is high definition. Or Anyone else? How many types of EBS volume are exist nowadays, and what's the difference among each other? Anyone else? Okay, let me explain. uh, okay, let me explain. So right now we have approximate 2 3 4 5 6 approximate six type of EBS volumes are exist, right? One is called GP2, second is called IO1, third is called IO2, fourth is called SC1, five is called ST1, and sixth is magnetic. Now let's move towards the description and the importance usage of each one of them, right? So GP2 is a general purpose. It's a part is a type of SSD, but we normally use for the startup and the boot instance, right, as a boot volume. Whenever we use some sort of database volume or the database VM, we normally recommend the IO1 and the IO2, where we can easily increase the IOPS as per our requirement. But in GP2 we cannot increase IOPS as per our requirement because it's a fixed 1:3. Like the IOPS will start increasing whenever you increase your EBS volume more than 33 GB. By default is 100 IOPS, right? And it will increase whenever we increase the amount of hard drive, right? So amount of hard drive is approximate 33 GB, and the IOPS is 1:3. So 33 multiplied by 3, 99. So in that case your IOPS will not be increased. But whenever you increase your hard drive volume size from 33 GB to 34 GB, you will see that the IOPS will increase from 99 to 102. Why? Because the minimum threshold is 100, right? And after that it will count as 1:3. Like depends the how much amount of hard drive volume you are using, multiply by 3 times of the IOPS. So the if you are using the 34 GB of hard drive volume size, the IOPS will be 102, and so on. But in case of IO1 and IO2, what you will do, you will actually increase the IOPS regardless how much storage, how much size of storage you are using, right? And the one is SC1 and ST1, throughput optimize and cold optimize, right? This type of storage we use for the data backup, like that as an additional volume, right? So it's half the cost of the GP2 and the 70% of the actual cost of the IO1. Like the GP2 price is $0.10, IO1 and IO2 price is $0.17 and $0.19 respectively, approximate, and the ST1 and SC1 is $0.45 and $0.025, like the 25 cents, 45 cents, as compared with the 10 cents and the 17 cents. So it's half of the price, right? And the last is magnetic. Magnetic is very rarely used and is AWS doesn't recommend, but it actually exists, right? So these are actually six type of volumes along with some specification. Is there any doubt? All good? Okay, let's move to another question. What's the difference between classic load balancer and the application load balancer? classic load balancer, we can only use it for one record set or for one application in terms of like Yahoo.com. But application load balancer we can use it for multiple applications like Yahoo.com/.
Yes. So the classic, just 1 minute. Okay, so for classic load balancer, you can connect only one virtual machine, right? One application against port 80 or the 443. But in application load balancer, you can connect multiple applications against the different targets, right, which are exists in multiple targets with same application load balancer. Like if you have multiple target groups, each target group had multiple VMs with the same port 80 or 443, right, you can easily communicate with application load balancer in order to maintain the weight based routing and failover. That's the reason. Got it? Okay, let's move towards the question number 4, right? What's the difference between IAM role and IAM user? अल्लाह मैं कॉल पे हूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा है इब्राहिम, इसको खामोश कराओ। हेलो Yeah, LV. Yeah, hello. Anyone? Bashir, Khurram, Umar, Rafe. What's the difference between IAM role and IAM user? In which circumstances, in which use case we use IAM role, and in which use case we use IAM user? ओके उस्मान आई कैन आंसर दिस। Sure, sure, sure. So the I am the difference between I am role and I am user is like I am user can let's say if I'm in a finance department, my user will be unique for a SAP application or any other application, yes. And in finance team we can have multiple should be having multiple users and users, so we can create a role, yeah, assign them the permission they required for that particular application, and then we will attach that role. We will attach the user to that particular role. So the user is at the how to say the lowest level, and the role is defined at a department level, and then you can attach that role. You can attach the user to the role. Is Let's make it more simple, right? Role is for service and user is for the human, right? Yeah. But in the role we use the same policy as we use for the specific user and for the specific group. We will use the same sort of policies, right? So policy will never be changed, but yes, the resource type will be changed. One is for the IAM role, which allow us to communicate one service to another service within the AWS, right? That's required some authentication or authorization, which fulfill by the IAM role. But in the IAM user, whenever we connect or directly attach the policy with the IAM user, it basically for the human, like us, like you, like me, right? The humans, right? So that's the difference between IAM role and IAM user. Okay, let's move towards the next question. What's the difference between, first tell me how many type of encryptions are currently exist normally with almost every AWS service? Encryption types. How many type of encryption types do we have in almost every AWS service? I think at least 3. Mhm. I mean KMS. Can you please describe a little bit more, like simply the name of the encryption types? Journal name, nothing else. One is SSE, Mhm. server-side encryption / KMS. Mhm. One can be user-defined, where user will be responsible for managing the encryption and decryption. No, actually, there is only 2 types. You are saying the types which are actually exist inside the KMS. Like this is called the further subtypes of the KMS. But normally we have only 2 types. One is called the server-side encryption, which is totally free. One is called the KMS, key management service, which is a little bit paid, like $1 I think per month, which is some higher algorithms
as compared with the SSE, right? So we have only two types. So, okay, so whenever we talk about the KMS size, so KMS have three types. One is called KMS SSE, server side encryption, which is solely responsible by AWS. We cannot either change or delete or nothing else, right? We just select and use it. That's called the first type under the KMS. That's called the KMS SSE. The second types, which we normally call, is called the CMK, customer managed key, right? CMK SSE. And third is actually not a type, is actually the mechanism where you upload the data with your encryption keys, which are actually exist on your desktop or laptop. So you will encrypt your data whenever you before the upload the data on the AWS, and you will decrypt your object using your private key whenever you download the data from the AWS. So these are actually the description and the details. I hope everyone is enjoying, right? And the reason of communication in English, because in most of the time, whenever we complete the interview part and we lack our skills on the English part, right? So we have at least some basic English communication skills. सो मेरी भी कोई ख़ास इंग्लिश नहीं है, राइट? मैंने आपको बताया इतनी इंग्लिश है कि सामने वाला समझ सके और मैं समझा सकूं। तो कोई इंग्लिश का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने 2015 में स्टार्ट किया था अपना क्लाउड का कैरियर या आईटी का कैरियर उसमें यूएस क्लाइंट्स के साथ, तो मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं 2 लफ्ज़ भी सही से नहीं बोल पाता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो बिल्कुल ही अनपढ़ है। हमारे माशरे में ये समझा जाता है, बट रियलिटी ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, स्किल नहीं है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। तो मैंने कभी इंग्लिश को इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी, स्किल्स बढ़ाने पे ज़्यादा तवज्जो दी। अलबत्ता इंग्लिश इतनी ज़रूर सीखने की कोशिश की कि मैं सामने वाले को एटलीस्ट समझा सकूँ चीज़ें, क्योंकि अब हम मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं, तो उसमें इतनी इंग्लिश में ज़रूर मतलब अपने आप को रखता हूँ कि यार मैं समझा सकूँ सामने वाले को। तो अभी भी जो मैं इंग्लिश में आपसे बात कर रहा था वो इतनी इंग्लिश थी कि मैं समझा पा रहा हूँ और आपकी इंग्लिश मुझे समझ में आ रही है। दैट्स एनफ, ठीक है ना? तो ये ना हो कि आप मेन गोल को छोड़ के और इंग्लिश पूरे तरीके से सीखने लग जाएं, 6 महीने का डिप्लोमा कर लें इंग्लिश में, वो कर लें, नथिंग। मैंने आज तक किसी इंस्टीट्यूट का चक्कर नहीं लगाया इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश स्किल नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज है भाई। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें, स्किल की तरह ट्रीट मत करें इसको। आपकी मेन स्किल आपकी क्लाउड एक्सपर्टीज़ है, जिसकी बिहाफ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जब तक गोरे को समझा ही नहीं पाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं,